अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ, मेरे साथ मरियम नवाज़ ख़ान हैं और आप देख रहे हैं FCR1। आज तारीख़ 18 जून है। आज मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नज़र-ए-सानी केस की जनाब एक मरतबा फिर से समाअत थी, मगर उस समाअत से कबल ही जस्टिस मंसूर अली शाह की एंट्री हुई और उन्होंने एक मरतबा फिर आइनी बेंच को ना सिर्फ आईना दिखाया बल्कि आइन व कानून भी पढ़ाया और ख़बरदार भी किया। ये कहानी है कि आज की इस वीडियो में तफसील से गुफ्तगू करेंगे, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से हैं PTI की, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मखसूस नशिस्तों के इस केस में सलमान अकरम राजा साहब। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दलाइल दिए, आइनी बेंच को झंझोड़ा, आइनी बेंच को आईना भी दिखाया और एक हवाले से अगर आप यूँ कहिए कि जजेस उन्होंने अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह न दी और अवामी मैंडेट बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आइन की बालादस्ती को तरजीह दी, तो मुकदमा तो एक तरह से उन्होंने बना दिया है। मगर हम सब जानते हैं कि आइनी बेंच की इस वक्त कंटेंशन है क्या और जस्टिस अमीनुद्दीन खान चाहते क्या हैं। मगर एक मरतबा फिर आज की समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे, जबकि एक और अहम तरीन मुकदमा जो कि कल मुमकिन तौर पर डिसाइड हो सकता है, ये इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक स्ट्रेटजिक आप कह लीजिए कि मामला है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस तरह से फतह किया गया, 3 जजेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से लाकर मुसल्लत कर दिए गए थे। जस्टिस सरफराज डोगर का मुस्तकबिल क्या होगा, कल मुमकिन तौर पर फैसला महफूज हो सकता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की समाअत में। और आज उसी मुकदमे में एक मोहतरम मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अहम तरीन ऑब्जर्वेशन दी और कहा PTI के वकीलों को मुखातिब करते हुए कि भुट्टो केस में भी जज कहते थे कि आप अपना मुकदमा जल्दी मुकम्मल कर लीजिए, मगर जब वकला नहीं माने तो फिर जजेस की वहाँ पर कुछ आप कह लीजिए कि ऊपर नीचे हुए, कुछ नए जजेस आए या कंपोजिशन तब्दील हुई और फिर फ़ैसला सबके सामने है। तो वो किस तनाजुर में ये बयान दे रहे थे, क्या आइनी बेंच के ऊपर दबाव है, क्योंकि हम ये मुसलसल आपको बताते रहे हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर जनाबे वाला मुश्किल में हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुस्तकिल वो रहें, ये उनका ख्वाब मुझे मेरी ज़ाती हैसियत में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कुछ और तरीके जो हैं वो वारदात जो है वो डाली जा सकती है, क्योंकि अगेन ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एक स्ट्रैटेजिक मंसूबा है। मरियम, हुआ क्या कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह रेगुलर बेंच में बैठे हैं, वो मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, आइनी बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तें वापस लेकर 27वीं आइनी तरमीम करवाना चाहता है। आइन का, जमहूरियत का, अवामी मैंडेट का, विल ऑफ द पीपल, उस पर ज़ाती मुफाद को फोकियत दी जा रही है। लोग कहते हैं जी कि ये नज़रिया ज़रूरत है। ये नज़रिया ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, ये जजेस का अपना ज़ाती मुफाद है। किसी को 27वीं आइनी तरमीम चाहिए, उस आइनी तरमीम में अपनी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़वानी है, आइनी अदालत बनवानी है और भी बहुत कुछ करना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़ैसला किस मुकदमे में दिया है और कहा क्या है? जस्टिस मंसूर अली शाह की एंट्री के मुतालिक आपने वैसे बात की, मेरे लिए भी थोड़ा हैरान कुन इसलिए है क्योंकि एक केस है जिसके अंदर एक खातून है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। शादी उनकी बलूचिस्तान के किसी वहाँ के किसी बासी से हो जाती है और वो अब अच्छी डॉक्टर हैं और एक ओहदे पर है। उन्होंने एक FPSC का इम्तिहान दिया किसी पोस्ट के लिए और उस पोस्ट पर जो है वो FPSC ने एतराज़ आयद कर दिया, कहा आपने डोमिसाइल तब्दील की है, आपका ताल्लुक KP से है, आपने बलूचिस्तान का कर दिया। इस तमाम तर मामले में अदालत है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी की। और जस्टिस अकील, ये वो अदालत है, ये वो 2 जजेस हैं जो तो शायद मौजूदा रजीम के ख्वाब में भी आते होंगे, जो आइनी बेंच के ख्वाब में ज़रूर आते आइनी बेंच के ख्वाब में। ये मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, गुज़श्ता 2 रोज़ की समाअत सुनिए। द मोमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम किसी वकील के मुंह से निकलता है तो सामने बैठे जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान साहब वो अचानक चौंक उठते हैं, चेहरा जर्द पड़ जाता है और कहते हैं नहीं 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 नहीं। जैसे मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि वो सामने जो दस्तावेज़ात हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह का कोई नाम लेगा तो उससे जस्टिस मंसूर अली शाह नमूदार हो जाएंगे, वो आके जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मतलब इनसिक्योरिटी क्या है जस्टिस मंसूर अली शाह से। अपने सामने मौजूद कागजों से उनका नाम भी हटा देते हो, मिटवा देते हो। बहरहाल से जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से ये फ़ैसला एक जारी हुआ जो कि सर्विस मैटर का है और उसमें उन्होंने फ़ैसला दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने 2 पैराग्राफ्स के अंदर एक बड़ी दिलचस्प चीज़ लिखी। एक तो सुप्रीम कोर्ट का किरदार और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किरदार। और ऐसा लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसमें जो कुछ लिखा वो उन्होंने मौजूदा जितने भी जजेस हैं जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं और फिर जो आज़ाद भी हैं उनको मुखातिब करके लिखा। ये है क्या? अच्छा, ये वैसे ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। आप इस वक्त आइन की बात करें, कानून की बात करें, जजेस को उनका हल्फ याद दिलाएं तो वो मौजूदा आइनी बेंच और मौजूदा हालात पर बड़ी फिट बैठती है। हाँ। आपको किसी का नाम नहीं लिखना पड़ता। उनके सामने जब आईनी बेंच के सामने वकला भी कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं तो आईनी बेंच भी थोड़ा जो है ना वो सेंसिटिव हो रहा होता है, उन्हें पता होता है कि हमारे बारे में बात हो रही है। तो बहरहाल हालात इस किस्म के हैं,
जजेस को खुद भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो जारी फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, इसके 2 पैराग्राफ्स हैं। एक पैराग्राफ में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक लिखा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तनाज़ात को हल करने का एक फोरम नहीं है, ये कौम का आईनी शऊर है जिसका काम तरक्की पसंद और असूली कानूनी तशरीहात पैदा करना है जो आइन में ज़िंदगी पैदा करे, यानी आइन को चलता हुआ रखे और अवाम के अमली और कानून के दरमियान खला को पुर करे। उन्होंने कहा कि ये बुनियादी हकूक़ का आखिरी मुहाफ़िज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और एग्जेक्टिव या कानून साज इदारों की जो किसी भी किस्म की ज़्यादती है उसके ख़िलाफ़ अवाम के लिए आखिरी निगरान है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अदालत के जज का काम सिर्फ तशरीह करने का नहीं है, यानी आइन और कानून की तशरीह नहीं है, बल्कि वो आज़ादी, मसावात और इदाराजाती खुद मुख्तारी के भी मुहाफ़िज़ हैं। अदालत को मुआशरे की बदलती हुई उमंगों को ज़िंदा रखने और इंसाफ के फ़रोग़ के लिए नए ज़राए ईजाद करने के लिए सरगर्म रहना चाहिए। मैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह के इस पैराग्राफ से करता हूँ सख्त इख्तिलाफ। क्यों? आइडियली तो उन्होंने बहुत बेहतरीन कहा, लेकिन लग रहा है किसी और मुल्क की अदालत के लिए लिखा है। अगर उन्होंने अपने लिए भी लिखा है तो फिर आज वो आईनी बेंच में नहीं बैठे ना, लेकिन उन्होंने यहाँ पे लिखा। अब आइडियली तो अगेन ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन रियलिस्टिकली देखें तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तनाज़ात का हल करने का एक फ़ोरम नहीं, ये कौम का आईनी शऊर है। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को चलाने वाले वो कौम का आईनी शऊर हरगिज़ नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो कौम का आईनी शऊर हैं तो मुझे इस कौम से निकाल दीजिए। मैं इस ऐसे आईनी शऊर के साथ ज़िंदा नहीं रह। अभी आप जजेस वाला पार्ट सुनेंगे, मुझे जाहिल ही रहने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसको मुखातिब करके कह रहे हैं। बहरहाल उन्होंने अगले पैराग्राफ के अंदर, जो कि उनके फैसले का आखिरी हिस्सा है, जजेस के फ़राइज़ से मुतालिक लिखा है कि जजों का फ़र्ज़ है कि वो दयानतदारी और जुर्रत से काम लें और उन तमाम अंदरूनी या बैरूनी दखल अंदाजियों के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करें जो अदलिया की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं या कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर कर सकती हैं। जजों को छोटे वक्ती फ़वाइद जैसे तरक्की, ताकत या ज़ाती आराम के लालच में नहीं आना चाहिए। और फिर वो ये कहते हैं कि अगर इसके लिए, यानी अपने ज़ाती आराम के लिए, वक्ती लालच के लिए या वक्ती ताकत के लिए उन्हें आइन के बजाय इक़्तिदार के बोलने वालों की ज़ुबान बोलनी पड़े तो ऐसे फ़वाइद आर्जी और फ़रेब ज़दा होते हैं। उन्होंने कहा कि जज के लिए असल इनाम यह है कि वो अदलिया के वक़ार और अवाम के एतमाद की हिफाजत करे। अदालत के हर जज का आइनी, अखलाकी और इदाराजाती फ़रीज़ा है कि वो खुलकर उनका एहतसाब करे जो असूलों पर समझौता करके ताकत के सामने झुक जाते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि अंदरूनी तनकीद अगर आइनी वफादारी से हो तो इदारे से गद्दारी नहीं बल्कि सबसे बुलंद दर्जे की खिदमत होती है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि तारीख़ एक चौकस गवाह है, यानी एक बड़ी तारीख़ जो है वो सख्त गवाह है, वो ना तो झूठ बोलती है ना ही इसे छुपाती है। जज जो अपने आइनी फ़राइज़ से इनहराफ करते हैं, तारीख़ उन्हें इंसाफ के अलमबरदारों के तौर पर नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी के मुआविनीन के तौर पर याद रखेगी। और वसीम, आपको याद होगा यही जुमले उन्होंने काजी फ़ैज़ ईसा के बारे में अपने आखिरी ख़त में भी लिखे थे जब वो मुल्क से चले गए थे और काजी फ़ैज़ ईसा का आखिरी दिन था। ये पैराग्राफ मेरे सामने मोबाइल स्क्रीन पे खुला हुआ है। जब आप ये पढ़ रही थी ना, मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे अल्फाज जब आप ये अदा कर रही थी तो कुछ शख्सियात के इसमें चेहरे नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा होगा कि जजेस को वक्ती ताकत, तरक्की और अपने ज़ाती आराम के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, तो आई थिंक सब गेस कर सकते हैं आप किसको सोच रहे थे। तो बहरहाल मेरे अचानक से ही ऐसे एक ब्लिंक होता था, पहले एक तस्वीर आई, फिर दूसरी तस्वीर आई, और फिर वो दो नहीं, इमरान खान साहब ने अपने एक एक्स अकाउंट में कहा था हालिया दिनों में कि काजी फ़ैज़ ईसा के जाने के बाद बहुत से छोटे छोटे काजी फ़ैज़ ईसा पैदा हो गए हैं। तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में बल्कि अब तो कोशिश ये है कि काजी फ़ैज़ ईसा ने जो कुछ नहीं किया वो भी हम करके दें। तो वो जो इस कदर वो एम्बिशियस हैं, तो वो सारी तस्वीर ये यकीन करें कि मेरी आंखों के सामने थी अभी। बहरहाल वसीम, जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाकायदा जजेस को याद दिलाया कि तारीख आपको किन अल्फाज में याद रखेगी, लेकिन जाहिर है जब आप ताकत के नशे में चूर होते हैं तो आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तारीख आपको किन अल्फाज में याद रखेगी, देखा जाएगा। मिट्टी पाओ प्रोसेस इस मुल्क के अंदर चलता है। बहरहाल जिन जजेस के बारे में बात हो रही है वो जज साहिबान बैठकर सुन रहे हैं मखसूस नशिस्तों का केस। मखसूस नशिस्तों के केस में मुझे तस्वीरें भी उन्हीं की नज़र आई हैं, फिर उन्हीं की नज़र आई हैं आपको तस्वीरें। अब मैं इससे ज़्यादा ब्लंटली और क्या कहूँ कि आज उन्होंने उनके सामने जो ये 11 जजेस हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजर सानी केस की समाअत करें, उनके सामने भी सलमान अकरम राजा आ गए। वो भी उनको रख रख के तस्वीरें दिखा रहे थे, ऐसे ही आईना दिखा रहे थे बल्कि, और बात पे बात बता रहे थे। आईना तो फैसल सिद्दीकी ने भी दिखाया, आईना जस्टिस आयशा, लेकिन फैसल सिद्दीकी के ऊपर ना वो अटैकिंग मोड में आ रहे थे। आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, सलमान अकरम राजा के साथ ये नहीं कर सकते थे। आखिर में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने बड़ी कोशिश की उनको ये कहने की कि आपको तो हम फारिग नहीं। मेरा सवाल एक और है, कई सहाफ़ी इस पे गुफ्तगू कर रहे हैं
جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی نے بھی کوشش کر لی پہلی سماعت میں بیٹھ کے، فیصل صدیقی بھی لگے رہے، اب سلمان اکرم راجہ، کسی کو کوئی فرق پڑا نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ موجودہ جو سپریم کورٹ کی رجیم ہے وہ مطمئن ہے. اوکے، مطمئن ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ دیکھیں جناب یحییٰ خان بھی تو کہتے ہیں لیٹس ریجوائز، تو جو ریجوائز کرے گا وہ مطمئن ہی ہوگا نا، وہ اس سارے نظام سے مطمئن ہے. جن کو ملک کی بگڑتی حالت نظر نہ آئے، ظاہری بات ہے کہ وہ جشن ہی منائیں گے. وسیم، آج کی سماعت میں ہوا کچھ یہ کہ سلمان اکرم راجہ نے جو بار بار اعتراضات اٹھتے تھے انہوں نے الف سے پوری کی پوری کتھا سنا دی. انتخابات سے پہلے کیا ہو رہا تھا، انتخابات کے وقت کیا ہوا، انتخابات کے بعد کیا ہوا، ہم کیوں مخصوص نشستیں حاصل نہیں کر سکے، اور پھر انہوں نے ایک شعر کے اندر پوری کی پوری سچویشن کو سمو دیا. اور اس کے بعد بھی آئینی بینچ کے ججز، جن میں سے 7 کی تعداد تو کم از کم پوری ہے میری نظر میں، وہ بڑا کلیئرلی یہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے. لیکن زیادہ انفارچونیٹ یہ ہوگا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام وغیرہ 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 کو ملنی چاہیے. کیونکہ یار جو پی ٹی آئی ہے کیا وہ 27ویں آئینی ترمیم کر کے دے گی؟ نہیں. کیا وہ جو دسمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں انہیں مزید 5 سال کی توسیع دے گی؟ کیا انہیں ایک الگ عدالت بنا کے دے گی؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ 8 فروری کا جو انتخابی مینڈیٹ چوری ہوا اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لے کر بیوروکریسی سے لے کر اینٹی عمران سیاسی قوتیں اور پھر جوڈیشری، تمام سیکشن آف سوسائٹی کو پورا حصہ جو ہے وہ ملا ہے. آپ کوئی ایک شخص جو کہ اس رجیم کا سب سے بڑا ہو اس کے انصاف کو تو داد دیجئے کہ وہ صرف اپنے پاس نہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مشہور تھا کہ جی سب کچھ ہی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے مشہور تھا کہ جی یہ خود بھی رکھتے ہیں لیکن نیچے والوں کو بھی کھلاتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ مشہور ہو گیا، ان کے اپنے لوگ کہتے تھے کیا ہوا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. تو موجودہ والے بھی کھا تو رہے ہیں، ساتھ لگا بھی تو رہے ہیں نا، سب کو ان کا جو حصہ ہے وہ دے رہے ہیں. لیکن میرے نزدیک سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج جو ایک بڑی زبردست بات کی سارے مقدمے میں، دیکھیے آن اے سیریس نوٹ، یہ مقدمہ جہاں ہم کہتے ہیں بڑی اب تو ٹپیکل سی یہ لائنز لگتی ہیں، فکرے لگتے ہیں کہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے، کسی سیاسی جماعت کا نہیں، جمہوریت کا مقدمہ ہے. سامنے فرق ہی نہیں پڑا. لیکن ہمارا کام ہے سچ بولنا، یا ایٹ لیسٹ دعویٰ ہم نہیں کرتے کہ ہم بالکل سچ بول رہے ہیں. ہمارے ضمیر یا ہماری سمجھ کے مطابق جو چیز ہے وہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے آج جب کہا کہ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ یہ اس ملک کے بڑے آئینی مائنڈ ہیں. آپ آئینی بینچ کے سامنے ان ججز کا جن سے ان کا براہ راست ٹکراؤ ہے، جو ججز حلف پہ کھڑے روز آپ کو آپ کا حلف یاد دلا رہے ہوتے ہیں اور آپ کمپرومائز کر کے آئینی بینچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں 26ویں ترمیم کو مان کے، تو پھر بدلے میں جج آپ کے اوپر سامنے جو بیٹھے ہیں وہ پھول تو نہیں برسائیں گے. پھر جو ایک زبردست بات کی، جب آپ نے کہا نا کہ وہ جو پیکولر سرکمسٹانسز، مخصوص حالات، جسٹس منصور علی شاہ کی میجورٹی ججمنٹ میں 8 ججز نے اس کے اوپر اتفاق کیا، اور اسی کو بنیاد بنا کر ٹیکنیکل ایرر جسٹس جمال مندوخیل کہ آپ عدالتوں میں کیوں نہیں آئے. آخری ایک بات کہ جب الیکشن کمیشن نے آزاد رکھ دیا تھا تو آپ عدالتوں میں سلمان راجہ صاحب تب بھی آئے تھے. قاضی فائزہ جیسی ایک سیاہ ترین شخصیت بیٹھی تھی، آفس اعتراضات لگا دیے گئے تھے، چیمبر میں بھی اپیل یا دیگر معاملات اعتراضات کے ساتھ بھی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں، وہ نہیں ہوئی تھی. بہرحال اگر یہ سب کچھ تب بھی پی ٹی آئی کر لیتی تو کوئی اور راستہ نکال لیا جاتا. موجودہ رجیم پی ٹی آئی کو کسی طرح مخصوص نشستیں نہیں دے رہی تھی، مگر سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پر کہا کہ 8 اکثریتی ججز، 2 قاضی فائزہ کی تو مجبوری تھی، جمال مندوخیل کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، اس لیے ان کے فیصلے پر دستخط کرتے چلے گئے، حالانکہ وہ امین الدین خان اور نعیم اختر افغان کی طرف جانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ 10 ججز کا فیصلہ ہے. اس کی جو جورسپروڈنس نکلی نا وہ یہ تھی کہ ان پیکولر سرکمسٹانسز کو کہیں نہ کہیں حد تک اس کی داد رسی کریں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کی داد رسی کریں. 8 ججز نے آخری حد تک جا کر داد رسی کی، مکمل انصاف دیا. 2 ججز نے آدھا انصاف. تو یہ 10 ججز ہیں. اگر انہیں وہ مخصوص حالات اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی زیادتیاں نظر آ رہی تھی تو یہاں اس بینچ میں اگر 11 ججز بیٹھے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے اور اس بنیاد پر نظر ثانی جو ہے وہ منظور نہیں کر سکتے کہ وہ مخصوص حالات جو ہیں وہ ان 10 ججز کو تو درست نہیں لگے تھے، لیکن یہاں پر جو 11 ججز بیٹھے ہیں ان کے دیکھنے کا اینگل درست ہے. بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ محتسب ہو سکتے ہیں یا آپ کے دیکھنے کی نظر درست نہیں ہو سکتی یا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو یہ ایک بڑا زبردست تھا. پھر انہوں نے مولوی تمیز الدین کیس سے جا کر مثال دی، کیونکہ وہ یہ تھا نا کہ سپریم کورٹ نے اپنی طرف سے جی ٹائم لائن دے دی. انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے شروع سے یہ کیا ہے کہ جب آئینی خلا پیدا ہوتا ہے
मुल्क में कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकाल कर देती है। इन 8 जजेस ने भी यही किया, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की। और वसीम उन्होंने बाकायदा जजेस को बताया कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या होता रहा। इलेक्शन से पहले वो इद्दत जैसे मुकदमात का भी उनको हवाला देना पड़ा इन द एंड कि हम तो उनमें उलझे हुए थे, हम कहाँ ये सब कुछ पूरा करते। और फिर बहरहाल जस्टिस जमाल मंदोखेल वसीम, आखिर में ये मुकदमा कल भी चलेगा, हम फिर भी इसके बारे में बात नहीं, इसमें एक और बात, वो आप बात कर लें तो मेरे ख्याल में ये एक और अहम तरीन मामला है कि जिस तरह से जब उन्होंने कहा कि जब बार बार कहा जा रहा है कि गलतियां आपकी हैं, तो फिर उन्होंने वो जो मिर्ज़ा बेदल दहलवी के फ़ारसी का एक शेर पढ़ा, सलमान राजा साहब ने कहा कि मेरे वालिद ये शेर कहा करते थे, तो मुझे याद रह गया। उसका उर्दू फ़िक्रा तर्जमा जो है वो ये है कि तुमने मुझे बांध दिया और मुझे दरिया में फेंक दिया और कहा कि देखो गीले ना हो जाना। ये एग्जैक्टली वही है जैसे फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा था कि फ़लस्तीनियंस कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, गलतियाँ तो तुम्हारी भी हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आंखें निकाल कर उन्हें कहा जाता है कि फ़लस्तीनी कहते हैं कि हमारी आंखें निकाल के हमसे गिला किया जाता है कि उन्होंने वहीं पर यह कहा कि इस केस में ज़मीनी हक़ाइक़ अगर आप तब्दील कर लें तो ही नज़रसानी मंजूर, अदरवाइज जो ज़मीनी हक़ाइक़ अगर वो अपनी जगह पे मौजूद है तो ये नज़रसानी मंजूर नहीं हो सकती। और बहरहाल वसीम, जस्टिस जमाल मंदोखेल के हवाले से मैं बात करी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल को इस केस के अंदर एक मसला है, वो कहते हैं कि भाई जो भी है उनका फैसला ठीक है। 39 कैंडिडेट्स पीटीआई के थे, 41 नहीं थे। बहरहाल मैं कंपोजिशन की तरफ आता हूँ, सिर्फ माजरत बार बार टोक रहा हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल की बात, जस्टिस जमाल मंदोखेल की अगर आप इजाज़त दें तो जस्टिस जमाल मंदोखेल की एक बात, उनका जिक्र हो रहा है। जब सलमान राजा साहब ने आज कहा ना, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच की मेंटालिटी को देखिए, ये लम्हात ना ज़ाती तौर पर मेरे लिए तकलीफ़ दे होते हैं। देखिए, ये कम्प्लिसिट किरदार पहले भी माजी में आए थे, चले गए, तारीख़ के कूड़ेदान में चले गए, इनमें से भी बहुत सारे चले जाएंगे। आप सारी ज़िंदगी की एक्सटेंशन तो नहीं ले सकते ना। इदारा सुप्रीम कोर्ट है। कल जैसे जमाल कह रहे थे कि आप हमारी वजह से इदारे को बुरा भला ना कहें, आपकी वजह से ही इदारे को बुरा भला कहा जा रहा है। सलमान राजा साहब ने कहा जी कि जब मैं कैंपेन करता था तो जहां जिस घर में या उस घर के इर्द गिर्द कॉर्नर मीटिंग करता था वो घर गिरा दिया जाता था। साथ उन्होंने कहा कि जो बच्चे 14, 15, 13 साल के बच्चे थे जो हमारे साथ बाहर निकलते थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, और मैं कई मरतबा गया उन बच्चों के पास जेल में और टॉफियां दी उन्हें और तसल्ली दी कि मैं कल तुम्हें जेल से बाहर निकाल लूंगा। अब आईनी बेंच ने ये नहीं कहा कि उन बच्चों को गिरफ्तार क्यों किया जाता था। आईनी बेंच ने उनकी जुर्रत नहीं हुई कि मौजूदा रजीम पे सवाल उठाएं। सलमान राजा साहब को कहा कि आप उन बच्चों को, हालांकि उनका तो 18 साल से वो कम वोट नहीं दे सकते थे, आप उन बच्चों को सियासी इज्तिमात में ले क्यों जाते थे? ये क्या है? मतलब आप बताइए ना, ये क्या है? ये लीड्स का पाकिस्तान है वसीम, जो क्रिएट कर दिया गया दोबारा से। बहरहाल जस्टिस जमाल मंदोखेल की आप बात करें, उन्होंने आज ये कहा, बजाय ये सवाल करने के कि बच्चों को गिरफ्तार क्यों करते थे, बच्चों को कैंपेन में क्यों लेकर आते थे, उनको आईनी और कानूनी और वोट का शऊर क्यों दे रहे थे। तो बहरहाल ये जो सवाल है उनका, उससे मुझे याद आया वसीम, जब मखसूस नशिस्तों का केस ना फिक्स हुआ था, अभी उसकी तारीख दी गई थी नजरसानी के लिए, तो जस्टिस जमाल मंदोखेल एक इवेंट पे मिले, मैं थी, मेरे साथ एक दो और, यानी अब नजरसानी की बात कर रहे हैं? जी जी, ये जो नजरसानी अभी मुकर्रर हुई, यानी 26वीं तरमीम के बाद, 26वीं तरमीम के बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल अभी महीना पहले की बात है, हमें मिले एक जगह, एक इवेंट पे, तो वहाँ उन्होंने हमें कहा कि सब्र करें, तसल्ली रखें, आप लोगों को मैं सुनता हूँ, आप लोग सारे बड़े मायूस हैं, आप लोगों को लगता है ये बड़े मसले हैं, तो सब्र करें, इस केस के अंदर आपको अच्छी खबर मिलेगी। तो मुझे लगता है जस्टिस जमाल मंदोखेल के नज़दीक अच्छी खबर ये थी कि उनका फैसला अपहोल्ड हो जाए। काजी फरीसा का और अफरीदी भी कहते हैं लेट्स रिजॉइस। इन तमाम तर जजेस का जस्टिस जमाल मंदोखेल मरकजी केस में सबसे पहले मुकम्मल इंसाफ और नशिस्तें पीटीआई की बात उन्होंने की थी। बिल्कुल ऑब्जर्वेशंस, दावे, लेकिन जब आपको सामने आपका मुफाद और बाकी मामला नजर आ रहे हैं। आखिर में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र का केस है, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि एक खिलाड़ी को मैदान में उतारा गया, वो एडवोकेट जनरल पंजाब है, और उन्होंने आकर एक बताना शुरू किया कि किस तरह से 1955 से लेकर 1976 तक जो है वो जजेस का तबादला होता रहा, नई कोर्ट्स बनी, वहाँ पर जजेस गए, उनकी सीनियरिटी मुतासिर नहीं हुई, बला बला बला। इस तमाम तर चीज़ों के अंदर उनके दलाइल के इससे पहले भी और आज उनके दलाइल के दौरान भी उनको बता दिया गया कि ये सब चीज़ें वैलिड नहीं है, क्योंकि 1976 के बाद से आज तक 2025 तक एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो गई है और बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। मगर बहरहाल उनसे जब पूछा गया कि आप जस्टिस सरफराज डोगर को 15वें नंबर से क्यों ले आए, मैं आपको बताऊं, यही अमजद परवेज साहब थे। जब इन्हें 27A का नोटिस हुआ था तो ये कहते थे कि हमारा इस केस से क्या लेना देना,
ہم تو 27A کا نوٹس ہو گیا، ہم آئیں گے، ہماری کوئی ریپرزنٹیشن ہوگی، ہم آئیں گے، دستخط کریں گے، ایک ایڈوکیٹ جنرل کو بٹھا دوں گا میں عدالت میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ایک صوبہ جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، نہیں ضرورت بھی ویسے نہیں تھی، لیکن پھر جب آیا ہوگا کہ ابھی مینیج نہیں ہو رہے، آپ نے جانا ہے اور آپ نے وقت مینیج کرنا ہے، تو بہرحال ان سے جب سوال ہوا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہی کیوں، لاہور ہائی کورٹ کے 14 اور ججز کیوں نہیں جن کے بعد آپ نے 15ویں نمبر سے جج لایا، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ کیونکہ اس تمام تر جو ٹرانسفر کا پروسیس تھا اس میں کنسلٹیشن ہوئی چیف جسٹس سے اور مختلف ججز کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون پر عمل درآمد کیا ہوگا، مطلب ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی۔ لیکن اہم ترین حصہ آیا آخر میں، جسٹس نعیم اختر افغان نے، جنہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہی کیوں، پہلے 14 ججز کیوں نہیں، یہی جج صاحب کیوں، انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ لوگ اس مقدمے کو جلد نمٹا لیں، کہ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں بھی یہ ہوا تھا کہ وکلا کو کہا گیا تھا ججز کی جانب سے کہ جلد مقدمہ نمٹا لے، انہوں نے نہیں نمٹایا، بہت سارے ججز ریٹائر ہو گئے، پھر بینچ کی کمپوزیشن تبدیل ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تو یہ تمام اب اس کیس میں بینچ کی کمپوزیشن تو تبدیل نہیں ہو سکتی، بینچ میں بیٹھے ججز کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو سکتا ہے اور وہ بھی کروایا جا سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کا مائنڈ تبدیلی کی طرف آتی ہے، بہت سارے دوستوں کا خیال یہ ہے، ہمارے سینئرز کا جو کہ بہت سینئرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کل جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے نا، اس کے اندر شاید جسٹس نعیم اختر افغان کو کہیں آئینی بینچ سے نہ نکال دیں، نکال بھی دیں چلتے ہوئے بینچ سے تو نہیں نکلیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ریٹائرمنٹ سے متعلقہ بات ان کی نہیں ہے، بات یہی ہے کہ ججز کے اوپر پریشر ہے، لگتا یہی ہے، تاثر یہی ملتا ہے کہ اگر اس مقدمے کو زیادہ لٹکایا گیا تو جسٹس نعیم اختر افغان تو شاید اگر صرف یہی مقدمہ ہوتا نا، یہی مقدمہ آئینی بینچ سن رہا ہوتا تو بینچ کمپوزیشن تبدیل کر دی جاتی کل کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے بینچز تو نہیں بنانے، اوور آل آئینی بینچ میں ججز، تو یہ تمام وہ ججز، اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے، ویسے اس بینچ میں شامل ایک جج صاحب ایسے ہیں جو کہ اس بینچ میں شامل نہیں ہیں، جسٹس شکیل احمد جی۔ اگر کل مخصوص نشستوں کے کیس سماعت کے بعد جوڈیشل کمیشن بیٹھتا ہے اور وہ ججز اس آئینی بینچ میں سے جسٹس شکیل احمد کو نکال دیتا ہے، تو پھر ایک نیا آئینی بینچ بنے گا۔ بہرحال نیا آئینی بینچ، لیکن یہاں پر ایک اور بات ہے، چلتے ہوئے مقدمے میں سے جج صاحب کو نکالنے کا کوئی نظائر نہیں ہے، نہیں وہ نئی نظائر بھی بہت بن رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور دلچسپ بات ہے، 3 ججز ایسے تھے جو ایکسٹریم پوزیشن لے چکے تھے، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شکیل احمد اور جسٹس صلاح الدین پنور، اور اسی کی بنیاد پر میں کہہ رہا تھا کہ مجھے جسٹس ڈوگر کا مستقبل خطرے میں لگ رہا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے جسٹس ڈوگر اگر کل فیصلہ آ جاتا تو گھر جائیں گے؟ نہیں گھر نہیں، ٹرانسفرز کو تو پروٹیکٹ کیا جائے گا، سینیورٹی کو وہ کر لیا جائے گا اور کوئی اور راستہ نکال لیا جائے گا۔ محسن اختر کیانی کو تو ہر صورت روکا جائے گا، یہ تو حقیقت ہے، اور اس میں جسٹس میاں گل حسن لایا جاتا ہے یا کوئی اور صورتحال نکالی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ممکن ہے کہ کل کیس کنکلوڈ ہو، فیصلہ تب تک نہ سنایا جائے جب تک اگلے انتظامات مکمل نہیں ہوتے۔ لیکن جسٹس شکیل احمد بھی آج بولے، جسٹس نعیم اختر افغان نے تو آج وارننگ بھی دے دی، جسٹس صلاح الدین پنور وہ پہلے جج تھے جنہوں نے اس کیس میں بڑے اہم سینیورٹی اور ٹرانسفر سے متعلق سوالات اٹھائے تھے، گزشتہ 2 دن سے خاموش۔ بہرحال جسٹس نعیم اختر افغان آلریڈی وارن کر چکے ہیں کہ مقدمے کو جلد مکمل کر لیں ورنہ کمپوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے۔ عقل والوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ بہرحال مجھے اور وسیم ملک کو فی الوقت دیجیے اجازت، کل یہ اہم فیصلہ بھی آ سکتا ہے، امکان ہے ہم آپ کو مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔